हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022-23 के लिए CDP का ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। इसमें हम करने वाले हैं जीन पियाजे। और जीन पियाजे से आपका ऐसा कोई भी सीटेट एग्जाम्स नहीं जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन ना आते हों। और जीन पियाजे वाला टॉपिक आपके संस्कृत में भी देखने को मिलता है, आपके हिंदी में भी आ जाता है भाषा विचारक के रूप में, और इसके बाद आपके CDP में तो ये आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 3 अंक लिखे हैं, मतलब यहाँ पर आपके 4 से 5 अंक के जो क्वेश्चन हैं वो जीन पियाजे से ही पूछे जाते हैं। अब इनका जो सिद्धांत है वो काफ़ी बड़ा है, इनके बहुत सारे इन्होंने टर्म दिए हुए हैं, तो एक वीडियो में केवल हम इनके टर्म देखेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होता है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन। तो ये सारी चीज़ें से 1 से 2 क्वेश्चन टर्म से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। इससे पहले हमने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं वो करवा दिए हैं। कोहल वर्ग की क्लास जो है वो पिछली क्लास थी जिसमें हमने आपको उनके पूरे स्तर और अवस्थाएं बताई हुई थी, उससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वाइगोस्की का सिद्धांत भी करवा दिया है, और नोम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत। ये हमारी आज चौथी नंबर की क्लास रहेगी और इसमें हम करेंगे जीन पियाजे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे का पूरा नाम इनका क्या है? जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 अगस्त सन 1896 स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 16 सितंबर सन 1990 को। अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम बता दें आपको, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखते हैं इन्होंने जो अपना सिद्धांत है इसका जो प्रयोग है किस पर किया था? तो स्वयं के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनके जो बच्चे थे उनमें एक पुत्र था लॉरेंट, और इनकी 2 पुत्रियां थीं ल्यूसिन और जैकलीन पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक। यदि पूछता है एक क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। ठीक है, और जो जीन पियाजे और आपके लेव वाइगोस्की हैं ये दोनों ही रचनावादी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं अब इनके सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जीन पियाजे ने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, ये याद रखना। ठीक है, कहाँ पर? जेनेवा में। ये जीवशास्त्री थे, किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अधिक कार्य किया है। उन्होंने स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया है। तो आपको बता दिया कि स्वयं के बच्चों पर इन्होंने इस सिद्धांत में प्रयोग किया था। ठीक, अब पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। ये बेसिक जानकारी है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जीन पियाजे ने 1923 में, इनकी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं तो याद रखना, 1923 में अपनी सर्वप्रथम जो पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये पूछते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनकी वो आप एक बार यहाँ देख लें। दिया है जीन पियाजे की प्रमुख पुस्तकें, तो पहली पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, सेकंड दी है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, तीसरी बुक का नाम है इनकी द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, चौथी है प्ले ड्रीम एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड, और अगली बुक है इनकी साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये इनकी बुकें हैं। तो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी एक जीन पियाजे की बुक नहीं है या फिर है, तो ये आपको याद रखनी है। जो आपके सिलेबस में दी गई हैं वही यहाँ पर हमने इंक्लूड की है। इनकी वैसे बुकें तो बहुत सारी हैं। ठीक है, अब देखते हैं जीन पियाजे की प्रमुख शब्दावलियाँ। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होंगे, तो आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अब इनका एक की पॉइंट है, पूछते हैं कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। कहीं भी स्वयं या सक्रिय या अपने परिवेश के माध्यम से इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछता है और बालक सक्रिय जहां पर आपको दिखाई दे, वो आपका जीन पियाजे वाला ऑप्शन ही टिक करना है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि बच्चे सक्रिय होते हैं और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, अब इनका एक टर्म आपके सारे टर्म जितने यहाँ पर दिए गए हैं सबको कंप्लीट करेगा। अब आप देखिए कैसे। ठीक है,
सबसे पहला इनका टर्म है संक्रिया, मतलब इन्होंने जो अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं सब में संक्रिया जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है। चाहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये संक्रिया होती क्या है जब आप ये जाने रहेंगे तो आप फिर वहाँ पर कोई यहाँ मतलब इनके सिद्धांत की अवस्थाएं पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो संक्रिया अर्थात ऑपरेशन क्या कहलाती है, देखते हैं। किसी भी वस्तु के बिगड़ जाने पर उसे पुनः पहले जैसा बनाना, यही वैज्ञानिक सोच और संक्रिया है। मतलब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो जैसे मान के चलिए बालक के पास में कोई खिलौना है, मान के चलिए कोई गाड़ी है, ठीक है, खिलौने वाली गाड़ी है, तो बालक यदि वो बिगड़ गई है गाड़ी तो उसको पूर्ण रूप से स्वयं ही खोल देगा और पुनः बनाने की कोशिश करेगा और हो सकता है वो बन भी जाए। तो यही तो वैज्ञानिकता होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बालक यहाँ पर सीखते हैं, तो यही संक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया है, जैसे उदाहरण दिया है, साहिल एक खिलौने को तोड़ करके उसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। किसके अनुसार, ये क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं, तो ये जीन पियाजे के अनुसार, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक सोच, यहाँ सक्रियता दिख रही है क्योंकि बालक स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको संक्रिया समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट इनका टर्म है वस्तु स्थायित्व, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन भी डाला है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए दिया है, वस्तु भले ही ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व होता है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल दें आपको कि एक छोटा सा बालक है, मान के चलिए 3 साल का बालक है, ठीक है। अब उसकी माँ है कमरे में, ठीक है, कमरे में उसकी माँ है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही है, तो बालक को ये लगता है कि है, भले ही दिख नहीं रही है, मतलब माँ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व, मतलब दिखे या ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा है, ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व, ठीक है। इसी तरह एक हम खिलौने का एग्जाम्पल लें, तो खिलौना उसको भले ही ना दिखे, हम छुपा दें, लेकिन बच्चा समझता है कि खिलौना यहीं कहीं है, यही होता है परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए आया था, और ये पिछली सीटेट का ही क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। पूछा था, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया है, तो ये क्या है आपका वस्तु स्थायित्व, मतलब वस्तुएं तब भी मौजूद हैं जब उन्हें हम देख नहीं सकते या अनुभव नहीं कर सकते। मतलब वही बात हो गई कि वस्तु भले ही ना दिखे लेकिन उसका अस्तित्व होता है, यही वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस या परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से टर्म याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है इनका जीववाद। ये क्या कहलाता है, जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जीववाद कहलाता है निर्जीव वस्तुओं को जीवित मान लेना। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि एक जो बालक है वो सूर्य और चंद्रमा को सजीव मानता है, जीन पियाजे के अनुसार क्या है, तो वो जीववाद है। जैसे जो निर्जीव वस्तुएं, जैसे कुर्सी को सजीव मान लेगा, जैसे वो कोई गाड़ी से खेल रहा है मान के चलिए, तो वो अपने पापा से कहेगा कि हट जाइए, गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह से जो निर्जीव को सजीव मानकर बातें करता है वही आपका जीववाद कहलाता है। कुर्सी को सजीव मान लिया उसने, ठीक है, अपने खिलौनों को सजीव मान लेता, उससे बातें करता है, सूर्य और चंद्रमा को सजीव मान लेता है। तो निर्जीव वस्तुओं को जीवित मान लेना ही जीववाद एनिमिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो ये क्या कहलाता है, तो आपकी जो शेष अवस्था की प्रमुख विशेषता मानी जाती है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वहाँ पर करता है बालक। तो ये क्या है, प्रारंभिक क्रियाएं जैसे रोना, हंसना आदि ये जन्मजात होती हैं। आपने यदि संवेग पढ़े होंगे तो वहाँ पर मूल प्रवृत्ति, और आपने संवेग पढ़े होंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं, जन्मजात होती हैं, ठीक है। रोना, हंसना मतलब बालक जन्म लेते ही जो प्रारंभिक जो सहज क्रियाएं करता है वही आपके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर परावर्ती क्रियाएं क्या कहलाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो बच्चा जिस कार्य को सीख लेता है उसे बार बार दोहराता है, यही कहलाती हैं परावर्ती क्रियाएं। जैसे जन्म के बाद बालक अंगूठा चूसना सीख लेता है तो फिर ये आदत उसमें पड़ जाती है और फिर बार बार यही क्रिया दोहराता रहता है, यही कहलाती हैं परावर्ती क्रियाएं। जीन पियाजे की जो सेकंड अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। प्राक संक्रियात्मक अवस्था बताई है एक, तो उसमें जो है इस तरह की मतलब और जो पहली अवस्था है उसकी 6 उप अवस्थाएं बताई हैं। तो उसमें जो 6 उप अवस्थाएं हैं, इसकी जो पहली उप अवस्था होती है उसमें ये सहज क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म आबलोमीयता।
अप्रतिवर्तिता और अपलटावीपन क्या कहलाता है? इरिवर्सिबिलिटी क्या कहलाती है? एक होती है अविलोमीयता और एक होती है विलोमीयता। एक होती है मतलब इसी के अन्य नाम है अप्रतिवर्तता और एक होती है प्रतिवर्तता। एक होती है अपलटावीपन और एक होता है पलटावीपन। तो ये सारी जो क्रियाएं दी गई हैं यहाँ पर, एक किसी न किसी इनके जो 4 अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताएं हैं। तो जब आप ये सारी क्रियाएं जाने रहेंगे तो आप उन विशेषताओं को आसानी से समझ लेंगे और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा यहाँ पर कि किस अवस्था की विशेषता कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है अविलोमीयता, अप्रतिवर्तता, तो अनुक्रमणशीलता अक्षरों में तथा गिनती में देखने को मिलती है। ये जो विशेषता है ये किसमें देखने को मिलती है? अक्षरों में। अक्षर अब आपके जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, तो इस तरह से। और गिनती में मतलब ये अक्षर आपके गिनती वाले हो गए, तो इनमें देखने को मिलती है आपकी अविलोमीयता, अप्रतिवर्तता या अपलटावीपन। इतने सारे नाम याद ना रख के आप इंग्लिश नाम याद रख लीजिए तो हमेशा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जिस बिंदु से आगे चला जाता है फिर उस बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। मान के चलिए हमने यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर हमने पी बनाया, ठीक है, पी बनाया तो बालक को ये तो पता है कि ये पी है, लेकिन जब हम यहाँ पर पी से यदि यहीं पर इस तरह से बी बना देंगे तो बालक को बी दिखेगा लेकिन वो भूल जाएगा कि यहाँ पर पी भी था, मतलब वापस पी पर नहीं आ पाएगा। यही कहलाती है आपकी अविलोमीयता और ये इसी को कहते हैं अपलटावीपन। अब आपसे कहेंगे कि जो अविलोमीयता का गुण है ये बालक जीन पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है। तो अभी हम जब विशेषताएं पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखना कि ये किस अवस्था की विशेषता होती है। क्या संवेदीगामक अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मकता की। तो जो आपकी दूसरी अवस्था होती है जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें इस तरह के गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संरक्षण का भाव। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आपने देखा होगा यहाँ पर कि अनुत्क्रमणशीलता जो होती है यह अक्षरों और गिनती में देखने को मिलती है, लेकिन जो संरक्षण का भाव होता है वो आकृतियों में देखने को मिलता है। आपने एक जूस के गिलास वाला उदाहरण पढ़ा होगा, तो वो आकृति होती, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हमने एक इस तरह से फूल बनाया, ठीक है, और हमने कह दिया कि ये या यहाँ पर हम कहें कि हमने एक बिंदु बनाया या जल की एक बूंद रखी। अब इसी बूंद से हम इस तरह से फूल बना देंगे, मतलब कोई आकृति बना देंगे, तो बालक इस बूंद को भूल जाएगा, केवल उसको ये आकृति याद रहेगी। तो यही कहलाता है संरक्षण का अभाव, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि यह आकृतियों में देखने को मिलती है। पानी की बूंद को दिखाकर उस पर गुलाब का फूल बना देने पर उस बूंद को ना पहचानना, यही संरक्षण का भाव होता है। फिर दिया है मूल आकृति में थोड़ा बदलाव करने पर मूल आकृति को भूल जाता है बालक, केवल उसको नई आकृति याद रहती है। ये संरक्षण के अभाव के अंतर्गत आती हैं। तो संरक्षण का अभाव और जो आपकी अनुत्क्रमणशीलता होती है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वो जो अनुक्रमणशीलता है वो अक्षरों और गिनती में देखने को मिलती है, लेकिन संरक्षण का अभाव आकृतियों में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कीमा, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, इसका क्वेश्चन भी है यहाँ पर। स्कीमा मतलब जो मानसिक संरचना, क्या कहलाती है मानसिक संरचनाएं? तो आपकी बुद्धि, तर्क, चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, संरक्षण, प्रत्यक्षण, ये सारी चीज़ें मानसिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। तो स्कीमा मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। मतलब स्कीमा जो है वो वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान के पैकेट्स या संपूर्ण ज्ञान जो हमारे अंदर मौजूद होता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, जान पाते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया कर पाते हैं। मतलब संपूर्ण जो ज्ञान है, चाहे वो वातावरण से हो या आनुवंशिक, सारी चीज़ें आपके स्कीमा के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? मतलब जितनी भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, मतलब जो एबिलिटीज़ हैं और योग्यताएं हैं आपकी, ये सारी चीज़ें इनको क्या नाम दिया है जीन पियाजे ने? तो इसे स्कीमा नाम दिया है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है इसी से, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप और विचार को अभी बताया। जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो विचार हमारे अंदर उठते हैं, ये सारी चीज़ों को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है? स्कीमा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन देते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बस इनका टर्म याद रखना है कि क्या टर्म कौन सा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनका केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो केंद्रीयकरण मतलब किसी चीज़ के बारे में एक ही तरीके से सोचना केंद्रीकरण होता है, जबकि विकेंद्रीकरण किसी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचना।
मतलब यहाँ पर व्यापक प्रक्रिया होगी आपकी विकेंद्रीकरण, लेकिन जो सीमित प्रक्रिया है वो केंद्रीकरण है। एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। केंद्रीकरण, मान के चलिए आपके पास कोई एक पेन है, ठीक है, तो पेन यहाँ पर है, पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीयकरण कैसे होगा, तो पेन का बच्चा केवल एक ही उपयोग जानता है यहाँ पर कि इससे केवल हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो हुआ केंद्रीकरण। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, बालक यहाँ पर ये समझेगा कि इससे हम लिख भी सकते हैं, यदि ये टूट जाता है तो इससे हम दूसरी चीज भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य उपयोग, इसमें कलर भर करके हम रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से मतलब छोटी छोटी वस्तुनिष्ठ यानी छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में और वास्तविक ढंग से सोचता है बालक, तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है, जबकि विकेंद्रीकरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्तता क्या कहलाती है, तो प्रतिवर्तता मतलब किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता, मतलब छोटे से छोटे गुण को भी पहचान लेना ही प्रतिवर्तता कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन एडेप्टेशन, बालक जानकारियों को अपने अनुसार ग्रहण करता है, अनुकूलित करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया जो है वो जन्मजात होती, मतलब वातावरण में कोई भी वस्तु किस तरीके से स्थित है बालक को वो दिखाई नहीं देती, वो केवल जो वस्तु स्थित है उसे अपने अनुसार ग्रहण करेगा, अपने अनुसार उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, यही कहलाता है अनुकूलन, ठीक है। एडेप्टेशन, कभी कभी यही पूछ लेता है कि निम्न में से जीन प्याजे से संबंधित कौन सा एक टर्म नहीं है, ऑप्शन दे देंगे अनुकूलन होता है, समावेशन, समायोजन, और एक ऐसा ऑप्शन देंगे जो इनसे संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अब देखते हैं इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इससे याद रखना। एक होता है समावेशन, अब इसके कई नाम होते हैं, तो कई नाम याद रखने से अच्छा है आपको इंग्लिश नाम याद होने चाहिए, फिर आप कभी भी गलत ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। दिया है समावेशन, इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण या इसी को कहते हैं सम्मिलन। इंग्लिश नाम है इसका एसिमिलेशन। क्या कहलाता है एसिमिलेशन, मतलब पुरानी जो जानकारी है उसमें नई जानकारी शामिल कर देना बिना किसी बदलाव की, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमारे पास पुरानी जानकारी है। मान के चलिए हमारे पास एक निबंध है नारी शक्ति पर, ठीक है, तो नारी शक्ति पर जो निबंध है वो पुरानी जानकारी मतलब हमें पहले से याद है, लेकिन हम कुछ उसमें नया जोड़ रहे हैं। लेकिन ये पुराने वाला जो निबंध है इसमें कोई हम बदलाव नहीं कर रहे, केवल जो नई चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं वो इसमें आकर के हमने जोड़ दी, तो ये कहलाता है समावेशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए एक पक्षी है जिसका नाम है गौरैया, ठीक है। गौरैया को बालक ने देखा और वो समझ जाता है कि ये चिड़िया है, लेकिन जब उसे दूसरा पक्षी दिखाई देता है, मान के चलिए यहाँ उसको कबूतर दिखा, तो वो ये नहीं जानेगा कि ये कबूतर है, बस ये समझ लेता है कि ये भी पक्षी है, ठीक है। इसका भी नाम उसे पता नहीं कि गौरैया है, लेकिन वो समझता है कि ये पक्षी है, और जब उसको नया पक्षी दिखा तो उसने इसे भी कह दिया कि ये भी पक्षी है, लेकिन इसमें कोई अंतर उसने नहीं किया, ना ही कोई बदलाव किया, तो ये कहलाता है समावेशन। लेकिन इसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है वो समायोजन होती है। जब बालक इन दोनों में अंतर करने लगता है, मतलब इसको अलग से समझ जाएगा कि ये गौरैया है और इसको अलग समझ जाएगा कि ये कबूतर है, तो ये कहलाता है समायोजन, मतलब इसमें बदलाव कर देता है। जैसे हमने अभी निबंध का एग्जाम्पल लिया नारी शक्ति पर, तो जो पुरानी जानकारी थी उसमें हमने नई जानकारी को शामिल किया बिना किसी बदलाव के, वो समावेशन हो गया। लेकिन जब हम इसमें बदलाव कर देंगे, पुरानी चीज़ों को हटा देंगे और नई चीज़ इसमें शामिल कर लेंगे, तो ये कहलाता है समायोजन। समायोजन के अन्य नाम है समाविष्टीकरण, समंजन, व्यवस्थापन, आपको इंग्लिश नाम याद रखना एकोमोडेशन, ठीक है। तो नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में बदलाव करके नई जानकारी को व्यवस्थित करना ही समायोजन कहलाता है। तो जब बदलाव की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, तो वो आपका समायोजन, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और अधिकतर बच्चे इसके जो आंसर होते हैं उसको गलत ही करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में कोई बदलाव नहीं करते हुए जो चीज़ शामिल की जाती है वो समावेशन है, लेकिन जब हम बदलाव कर देते हैं वो समायोजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनका जो टर्म है वो है संतुलन, साम्य धारण और संतुलीकरण, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब इन दोनों का समावेशित रूप होता है ए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो समावेशन और समायोजन के मध्य जो संतुलन स्थापित करता है वही आपका साम्य धारण कहलाता है। तो ये आज के प्रमुख टर्म रहे, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम इनकी जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, सबसे पहले संवेदी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कह देंगे आपसे कि उत्क्रमणशीलता का गुण जीन प्याजे की किस अवस्था में देखने को मिलता है, या फिर पारगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में
देखने को मिलता है। कह देंगे बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है, तर्क करता है, तो ये किस अवस्था की विशेषता है। तो इस सारी जो विशेषताएं हैं इनके स्तरों की अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।